हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है विलयन तथा अनुषंग गुणधर्म। याद रखिए, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, क्लास 12 का। विलयन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, और अनुषंग गुणधर्म का इंग्लिश होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग विलयन की परिभाषा जानें कि विलयन होता क्या है। तो विलयन का परिभाषा ही कहता है, ध्यान रखिएगा, कि विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। और मिश्रण में कैसा मिश्रण है, तो यह एक समांग मिश्रण। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग समझ गए कि विलयन अगर मिश्रण है तो समांग मिश्रण है। तो समांग मिश्रण किसे कहेंगे? तो समांग मिश्रण का अर्थ समझिए। मिश्रण तो सबसे पहले आप लोग जानते हुएगा मिश्रण होता क्या है। जैसे ही दो या दो से अधिक पदार्थ को आप आपस में मिलाते हैं, वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण भी होते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांग और एक होते हैं विसमांग। और जो विलयन है वह समांग मिश्रण है। तो समांग मिश्रण की अगर चर्चा करें तो जिन पदार्थ को आप मिलाइएगा उनके कण एक समान रूप से अगर वितरित हो गए, यानी जिन पदार्थ को आप मिलाकर मिश्रण बना रहे हैं, अगर उनके कण चारों तरफ एक समान रूप से मिश्रित होंगे तो समांग मिश्रण कहलाएंगे। अगर चारों तरफ एक समान रूप से वितरित नहीं हुए तो समांग मिश्रण नहीं कहलाएंगे। जैसे आप जल में चीनी को घुलाते हैं तो जो चीनी के कण होते हैं जल के कण में चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं। घुलाने के बाद अगर आप उसको पिएगा चीनी के चाशनी को, तो लगेगा जितना मीठा ऊपर है उतना ही मीठा नीचे है। इसका अर्थ है कि जो चीनी का कण है वह एक समान रूप से चारों तरफ घुला हुआ है। तो वही अगर बात करें कि विलयन के परिभाषा की, तो विलयन का परिभाषा ही कहता है कि दो या अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण। समांग मिश्रण समझ गए कि जिन पदार्थ को मिलाएंगे उनके कण चारों तरफ एक समान रूप से मिल जाने चाहिए, वितरित होने चाहिए, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। समांग मिश्रण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांग मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो चीनी और जल का मिश्रण। जैसे ही चीनी को जल में मिलाइएगा, चीनी के कण जल के कण में चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। उसी तरह उदाहरण कहता है साधारण नमक तथा जल का मिश्रण। जल में अगर नमक डालिएगा तो नमक के कण एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और भी कुछ उदाहरण है, जैसे बात करें ग्लूकोज को जल में डालिए तो वह भी किसका उदाहरण हो जाएगा? विलयन का उदाहरण। जैसे यहाँ आप एक फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ जल रखा गया है और नीचे चीनी है। जैसे ही आप इसमें चम्मच वगैरह डाल के इसको मिलाइएगा, देखिएगा जो चीनी के कण है वह जल में चारों तरफ एक समान रूप से क्या हो गए हैं? वितरित हो गए, यानी मिल गए हैं। और यह जो बना वह समांग मिश्रण है। तो समांग मिश्रण बना, यानी यह किसका उदाहरण है? तो यह विलयन का उदाहरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, विलयन को जिस पदार्थ से मिलाकर बनाइएगा उस पदार्थ को उस विलयन का कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप चीनी और जल को मिलाकर विलयन बनाए हैं, तो अगर कोई पूछे कि चीनी के जलीय विलयन का कंपोनेंट कौन कौन है, तो चीनी के जलीय विलयन का कंपोनेंट चीनी है और क्या है? जल है। यानी याद रखिएगा कि जिन जिन पदार्थ को मिला के आप विलयन बनाइएगा और सारे के सारे पदार्थ उस विलयन के कंपोनेंट्स यानी अवयव कहलाएंगे। जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक कंपोनेंट का नाम रखा गया है विलेय और दूसरे कंपोनेंट का नाम रखा गया है विलायक। अब विलयन में कैसे पहचानेगा कि किस पदार्थ को हम विलेय कहेंगे, किस पदार्थ को हम विलायक कहेंगे? तो परिभाषा कहता है कि विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। यानी याद रखिएगा, अगर विलयन बनाए हैं तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम लिए हैं वह पदार्थ क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और उसी तरह कोई पूछे विलायक, तो विलयन में जिस कंपोनेंट की मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? विलायक। यानी विलायक का डिफिनीशन दे सकते हैं कि विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहेंगे? विलायक। तो ध्यान रखिएगा, विलेय और विलायक, यानी विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा कम हो उसे आप विलेय कहिएगा, और विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा ज्यादा हो उसे क्या कहिएगा? विलायक कहिए। और याद रखिएगा, यही विलेय और विलायक मिलकर
क्या बनाते हैं, तो यह विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। इस तरह लिखा हुआ था विलेय प्लस विलायक और बराबर देके डॉट डॉट का चिन्ह था, तो याद रखिएगा विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम बात करें कि चीनी का जलीय विलयन ले लिए, चीनी का जलीय विलयन, तो अगर हम चीनी का जलीय विलयन लिए हैं तो इसमें दो प्रकार के पदार्थ मिलाए होंगे, चीनी मिलाए होंगे और क्या मिलाए होंगे, जल मिलाए होंगे। जब जलीय विलयन बनाए होइएगा तो जरूर जल की मात्रा आप अधिक लिए होइएगा और जो चीनी है उसकी मात्रा क्या लिए होइएगा, कम लिए होइएगा। तो परिभाषा के अनुसार ही कहता है कि जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी विलयन में वह विलेय होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा। उसी तरह एक आध उदाहरण हम और बताते हैं। अगर आप साधारण नमक का फॉर्मूला जानते हैं NaCl, अगर इसको आप जल में मिलाकर विलयन बनाइएगा तो अगर जल की चीनी की मात्रा, अगर इसमें आप साधारण नमक की मात्रा कम लीजिएगा और जल की मात्रा अधिक लीजिएगा तो यह जो विलयन बना इसमें NaCl यानी साधारण नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा और जल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो याद रखिएगा विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा कम हो वह विलेय होगा और जिस कंपोनेंट्स की मात्रा अधिक होगा क्या होगा, विलायक होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं विलयन के प्रकार की। अगर कोई पूछे विलयन के प्रकार तो यहाँ जो हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ेंगे वह अवयव के संख्या के आधार पर, यानी कंपोनेंट्स के संख्या के आधार पर। देखिए कंपोनेंट्स के संख्या के आधार पर सबसे पहला विलयन है, उसका नाम रखा गया है द्विधारी विलयन। याद रखिएगा द्विधारी विलयन को हम लोग द्विअंगी विलयन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी द्विधारी विलयन लिख देगा, द्विअंगी विलयन होता क्या है, तो इसके नाम में ही डिफिनेशन छुपा है, नाम है द्विधारी या द्विअंगी। तो द्विधारी यानी द्वि मतलब दो और धारी मतलब रखने वाला, या द्विअंगी, द्वि मतलब दो और अंगी मतलब उसके दो अंग। यानी वैसे विलयन की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल कितने प्रकार के पदार्थ होंगे, जिसमें केवल और केवल दो प्रकार के पदार्थ होंगे, उसे ही हम लोग द्विधारी विलयन के नाम से, यानी द्विधारी विलयन का परिभाषा हम बता सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें केवल दो प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं उसे द्विधारी विलयन कहते हैं। द्विधारी विलयन कहते हैं। यानी द्विधारी या द्विअंगी का परिभाषा आप समझ गए कि वैसे विलयन जिसमें केवल और केवल कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिसमें केवल और केवल दो प्रकार के पदार्थ होते हैं उसको द्विधारी या द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप चीनी और जल को मिलाकर विलयन बना लीजिए, चीनी प्लस जल। जैसे उदाहरण की बात करें तो साधारण नमक यानी NaCl और जल को मिलाकर विलयन बना लीजिए। तो यह सब विलयन जो बन रहा है उसमें केवल और केवल दो ही प्रकार के पदार्थ है। जैसे चीनी के जलीय विलयन में चीनी है और जल है, साधारण नमक के जलीय विलयन में साधारण नमक और जल है। तो यह सारे के सारे किसके उदाहरण होंगे, यह सारे के सारे द्विधारी विलयन के उदाहरण होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नाम है त्रिधारी विलयन। त्रिधारी विलयन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। देखिए त्रिधारी, त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब होता है तीन और धारी यानी धारण करने वाला यानी रखने वाला। तो द्विधारी के जैसे इसका भी परिभाषा हो जाएगा, वही कहे त्रिधारी विलयन का परिभाषा क्या होगा, तो वैसे विलयन जिसमें कितने प्रकार के पदार्थ उपस्थित हो, तीन प्रकार के पदार्थ उपस्थित। यानी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें तीन प्रकार के
पदार्थ उपस्थित होते हैं उसे त्रिधारी या इसको कभी कभी त्रिअंगी बोलेगा, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। यही परिभाषा हो गया। जैसे उदाहरण की बात करें तो आप एक विलयन बनाए जिसमें आप साधारण नमक भी मिला लिए, चीनी भी मिला लिए और जल भी मिला लिए, यानी ऐसा विलयन बनाए जिसमें साधारण नमक, चीनी और जल तीनों मिलाए। तो यह जो विलयन होगा यह किसका उदाहरण हो जाएगा? त्रिधारी विलयन का उदाहरण। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। देखिए यह जो विलयन का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे वह विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। इसके पहले भी हम लोगों ने विलयन का प्रकार पढ़ा है, लेकिन वह विलयन का प्रकार उसमें उपस्थित कंपोनेंट्स के आधार पर पढ़ा था। और अब जो विलयन का प्रकार पढ़ रहा है वह विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था तो आप लोग जानते ही हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर सबसे पहला जो हम लोग विलयन पढ़ेंगे उस विलयन का नाम है द्रव विलयन। देखिए अगर कोई कहे कि द्रव विलयन होता क्या है, तो यानी वैसे विलयन जिसकी भौतिक अवस्था लिक्विड यानी द्रव हो उसे कैसा विलयन कहेंगे? द्रव विलयन। चलिए द्रव विलयन के कुछ उदाहरण देखते हैं, लेकिन यहाँ एक बार लिख लेते हैं विलेय की भौतिक अवस्था, एक बार यहाँ लिख लेंगे विलायक की भौतिक अवस्था, और एक बार यहाँ इसके उदाहरण को हम लोग समझेंगे। देखिए विलेय आप लोग जानते हैं कि विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा कम होती है विलेय, विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा अधिक होती है वह विलायक। तो देखिए द्रव विलयन का उदाहरण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले द्रव विलयन आप लोग समझिए। द्रव विलयन किसे कहिएगा? तो वैसे विलयन जो द्रव के रूप में उपस्थित हो उसे कैसा विलयन कहिएगा? द्रव विलयन। जिसकी भौतिक अवस्था द्रव हो उसे द्रव विलयन के नाम से जाने। जैसे उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं कि विलेय के रूप में यानी कम मात्रा के रूप में लिख लेते हैं ठोस, और विलायक यानी अधिक मात्रा के रूप में ले लेते हैं द्रव। अगर ठोस को द्रव में मिलाते हैं, ठोस की मात्रा कम है, द्रव की मात्रा अधिक है, तो जरूर जो विलयन बनेगा वह किस रूप में होगा? द्रव के रूप में होगा। जैसे उदाहरण की हम लोग चर्चा करें तो चीनी और जल का मिश्रण। देखिए चीनी ठोस रूप में होता है और जल द्रव रूप में होता है। जैसे ही चीनी के कम मात्रा को जल के अधिक मात्रा में मिलाइएगा तो विलयन तो बनता है, लेकिन वह जल के रूप में यानी द्रव के रूप में होता है। तो यह द्रव विलयन का उदाहरण है। चलिए दूसरा देखते हैं, यदि विलेय के रूप में भी द्रव ले और विलायक के रूप में भी द्रव हो, यानी विलेय के रूप में भी द्रव, विलायक के रूप में भी द्रव, तो द्रव और द्रव को मिलाइएगा तो जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वह क्या होगी? द्रव ही होगी। जैसे उदाहरण की बात करें, एल्कोहल यानी शराब, क्या कीजिएगा? एल्कोहल को जल में मिला दीजिएगा। एल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में होता है, जल भी लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वह दोनों का मिश्रण बनाइएगा तो द्रव विलयन ही होगा। चलिए तीसरा हम लोग उदाहरण देखते हैं। कम मात्रा के रूप में विलेय यानी गैस ले लेते हैं और अधिक मात्रा के रूप में हम लोग द्रव यानी विलायक के रूप में द्रव लेते हैं। तो अगर गैस के कम मात्रा को द्रव के अधिक मात्रा में घुलाइएगा तो जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी का भौतिक अवस्था रहेगा। जैसे उदाहरण की हम लोग बात करें तो उदाहरण के रूप में हम लोग ले लेते हैं कि जल में ऑक्सीजन का घुलना। आप लोग जानते हैं कि जो जलीय जीव होते हैं वह जल में श्वसन की क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है। भले वह ऑक्सीजन गैस की मात्रा काफ़ी कम होती है, लेकिन जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, फिर भी वह किस रूप में रहता है? द्रव के रूप में। तो यह तो हमारा पहला द्रव विलयन पर है। द्रव विलयन यानी जिसकी भौतिक अवस्था द्रव, यानी वैसे विलयन की चर्चा कर रहा है जिस विलयन की भौतिक अवस्था क्या हो? द्रव हो, और द्रव विलयन हो गया। द्रव विलयन के तीन उदाहरण हम लोगों ने जाना, ठोस को द्रव में मिला, या द्रव को द्रव में मिला, या गैस को द्रव में मिला है। तो ऐसा विलयन क्या होगा? विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होगी। और तीनों का बारी बारी से हम लोगों ने उदाहरण।
चलिए हम लोग दूसरा विलयन के प्रकार की बात करते हैं। एक बार द्रव विलयन लिए हैं, दूसरा हम लोग ले लेते हैं गैस विलयन। अगर कोई पूछे गैस विलयन होता क्या है, तो गैस विलयन का परिभाषा आप लोग जानते ही हैं कि गैस विलयन नाम ही है गैस विलयन, यानी वैसे विलयन जिसकी भौतिक अवस्था किस रूप में हो, गैसीय रूप में हो, तो कैसा विलयन कहेंगे, गैस विलयन कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें गैस विलयन के, तो चलिए विलेय के रूप में एक बार ले लेते हैं ठोस, और विलायक के रूप में ले लेते हैं गैस। देखिए विलेय यानी ठोस की मात्रा कम है और विलायक यानी गैस की मात्रा अधिक है। तो जैसे ही ठोस के कम मात्रा को गैस की अधिक मात्रा में मिलाइएगा, जो विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, गैसीय होगी। जैसे उदाहरण की बात करेंगे तो हवा में धूल कण, जो हवा होता है यानी वायु होता है, वह वायु किसका उदाहरण है, तो गैस का उदाहरण है। और उसमें जो धूल कण होते हैं वह क्या होते हैं, ठोस के छोटे छोटे कण होते हैं। तो हवा में जो धूल कण उपस्थित होकर जो मिश्रण बनाते हैं वह गैस विलयन का उदाहरण है। लेकिन गैस विलयन में क्या होता है, विलेय के रूप में ठोस होता है और विलायक के रूप में क्या होता है, गैस होता है। चलिए दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। विलेय के रूप में हम लोग द्रव ले लेते हैं, और विलायक के रूप में हम लोग क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। विलेय के रूप में द्रव ले लिए, विलायक के रूप में गैस ले लिया, यानी द्रव की मात्रा कम है, गैस की मात्रा अधिक है। तो जो विलयन बनेगा वह किसका उदाहरण हो जाएगा, गैस विलयन, यानी विलयन की भौतिक अवस्था गैस होगी। जैसे आप लोगों ने एलपीजी का नाम सुना होगा। एलपीजी में होता क्या है, अगर बात करें तो एलपीजी आप लोग जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है प्राकृतिक गैस यानी मीथेन, और दूसरा उसमें होता है ब्यूटेन, C4H10। देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो जो मीथेन होता है CH4 वह गैसीय रूप में होता है, और जो ब्यूटेन होता है यह द्रव के रूप में होता है। इसमें प्राकृतिक गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी मीथेन की मात्रा अधिक होती है, ब्यूटेन की मात्रा कम होती है। फिर भी जो एलपीजी होता है उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग उदाहरण की बात करते हैं। अगर विलेय के रूप में हम लोगों ने गैस ले लिया, और विलायक के रूप में भी हम लोगों ने क्या ले लिया, गैस ले लिया, तो गैस और गैस को मिलाएंगे तो जो विलयन होगा वह किसका हो जाएगा उदाहरण, गैस विलयन का उदाहरण हो जाएगा। जैसे हम बात करें तो वायु, यानी बात करेंगे जो वायु है वह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यानी हवा में बहुत सारे गैस मिले होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के गैस क्या होते हैं, आपस में मिलकर हवा यानी वायु बनाते हैं। तो यह किसके उदाहरण है, गैस विलयन के उदाहरण। तो देखिए विलेय तथा विलायक या भौतिक अवस्था के आधार पर एक बार हम लोगों ने द्रव विलयन पढ़ा था। द्रव विलयन जिसकी भौतिक अवस्था द्रव हो, उसी तरह दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने गैस विलयन। गैस विलयन का अर्थ जिसकी भौतिक अवस्था क्या हो, विलयन की गैस। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं तीसरा विलयन। तीसरा विलयन का नाम हम लोग लिखते हैं ठोस विलयन। देखिए आप लोग इसका डिफिनीशन समझ गए होगा, ठोस विलयन किसे कहेंगे। तो ठोस विलयन यानी वैसे विलयन जिसकी भौतिक अवस्था ठोस हो, उसे ठोस विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे चलिए उदाहरण के रूप में लेते हैं, यहाँ विलेय के रूप में भी ठोस ले लेते हैं, और विलायक के रूप में भी क्या ले लेते हैं, ठोस। विलेय भी ठोस, विलायक भी ठोस, तो ठोस और ठोस को मिलाइएगा तो जरूर जो विलयन होगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोगों ने मिश्र धातु का नाम सुना होगा। मिश्र धातु होता क्या है, तो दो या दो से अधिक धातु को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है, उसे मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। जैसे चलिए एक आध मिश्र धातु का उदाहरण हम बताते हैं। आप लोगों ने पीतल का नाम सुना होगा। जो पीतल होता है वह कॉपर यानी तांबा और जिंक यानी जस्ता, यह दोनों धातुओं का मिश्रण होता है। यानी तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक धातु को, जिसमें कॉपर लगभग 60 से 80% होता है, और जो जिंक होता है वह लगभग 20 से 40% होता है। तो कॉपर और जिंक को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। तो जो पीतल है वह ठोस का उदाहरण है। यह क्या होता है, ठोस और ठोस, यानी कॉपर भी ठोस, जिंक भी ठोस, इससे मिलकर। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। विलेय के रूप में ले लेते हैं द्रव, यानी विलेय की मात्रा कम यानी द्रव की मात्रा कम, और विलायक के रूप में ले लेते हैं ठोस। तो यदि बात करें यानी द्रव की मात्रा कम, ठोस की मात्रा ज्यादा, तो जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वो जरूर क्या होगी,
ठोस होगी। जैसे उदाहरण में सोडियम अमलगम। देखिए बहुत सारे बच्चे सोडियम अमलगम का नाम नहीं सुने होइएगा, उनको हम थोड़ा सा बता दें कि सोडियम अमलगम होता क्या है। तो जो सोडियम अमलगम होता है वह सोडियम और मरकरी का मिश्रण होता है, जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है और मरकरी की मात्रा कम होती है। जैसे ही सोडियम एक मुलायम धातु होता है, जैसे ही सोडियम पर आप मरकरी को डालिएगा तो सोडियम मरकरी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और क्या करता है, एक प्रकार का मिश्रण बनाता है, उसको सोडियम अमलगम के नाम से। चलिए तीसरे उदाहरण की हम लोग बात करते हैं, यानी विलेय के रूप में गैस ले लेते हैं, यानी गैस की मात्रा कम ले लेते हैं और ठोस की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं। अब गैस की मात्रा कम लिए, ठोस की मात्रा ज़्यादा लिए, तो जो विलयन बनेगा जरूर वह किसका उदाहरण होगा, ठोस विलयन का उदाहरण होगा। जैसे चलिए इसके उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण के रूप में आप लोग जंग लगना, रस्टिंग का नाम सुने होइएगा। जंग लगता कैसे है, तो जंग लगने के लिए धातु के सतह पर क्या होते हैं, जल वाष्प की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस आकर उससे अभिक्रिया कर लेता है और धातु के ऑक्साइड बना लेता है। जैसे आप लोग सुने होइएगा लोहे में जंग लग गया, तो लोहा में जंग लग गया, लोहे में जंग लगने के पीछे का रीजन क्या है, तो लोहे के सतह पर जो क्या होते हैं, नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस आते हैं और आकर उससे अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और वही क्या होते हैं, जंग के रूप में दिखाई। तो यह बाबू हम लोगों ने क्या किया है, विलयन का प्रकार पढ़ा है। बहुत बच्चों को याद कैसे रखेंगे, नौ हो गया, मतलब द्रव विलयन के 3 उदाहरण, गैस विलयन के 3 उदाहरण, ठोस विलयन के 3 उदाहरण। तो याद रखने का सरल तरीका है, अगर आपको द्रव विलयन बनाना है तो आपको विलायक हमेशा क्या लेना पड़ेगा, द्रव लेना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, अगर गैस विलयन बनाना है तो विलायक क्या लेना पड़ेगा, गैस लेना पड़ेगा। अगर उसी तरह अगर ठोस विलयन बनाना है तो विलायक के रूप में क्या लेना पड़ेगा, ठोस लेना पड़ेगा। तो जिस प्रकार का विलयन आपको बनाना है विलायक के रूप में आपको वही लेना पड़ेगा, चाहे विलेय के रूप में कोई भी। तो चलिए हम लोगों ने विलयन का प्रकार समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग विलयन के सांद्रता पद को पढ़ेंगे। विलयन के सांद्रता पद, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। देखिए विलयन को विभिन्न सांद्रता पदों में क्या किया गया है, विभिन्न सांद्रता पदों में परिभाषित किया गया है। उसमें सबसे पहला सांद्रता पद का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए अगर बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं परसेंटेज मास। उसी तरह अगर बात करेंगे दूसरा इसका सांद्रता पद, तो दूसरा सांद्रता पद का नाम है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम। जो विलयन का तीसरा सांद्रता पद है उसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज मास वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो चौथा सांद्रता पद है उसका नाम है पार्ट्स प्रति मिलियन। देखिए पार्ट्स प्रति मिलियन को इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं और इसको हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, पीपीएम। जो नेक्स्ट पांचवा सांद्रता पद है, पांचवा सांद्रता पद का नाम है मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं मोलारिटी। जो छठा सांद्रता पद है इसका नाम है मोललता। मोललता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। याद रखिएगा अगर मोलरता हो तो मोलारिटी और मोललता हो तो मोलालिटी। नेक्स्ट जो सातवां सांद्रता पद है अगर बात करें तो जो सातवां सांद्रता पद है उसको आप मोल अंश कहे तब, या फिर आप उसे मोल भिन्न कहे तब, या फिर आप उसे मोल प्रभाज्य कहे तब। तीनों में कोई कहे, तीनों नाम एक ही है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन।
हिंदी में तीनों में कोई भी नाम हो उससे मतलब नहीं है, इंग्लिश नाम याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन। जो 8वां सांद्रता पद है उसका नाम है नॉर्मलता, या नॉर्मलता का दूसरा नाम है सामान्यता। नॉर्मलता या सामान्यता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉर्मालिटी। और लास्ट सांद्रता पद है जिसको इंग्लिश में हम लोग फॉर्मालिटी बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं फॉर्मलता। तो यह अगर बात करेंगे तो यह विलियन के कुछ सांद्रता पद है। एक बार फिर से आप इसका नाम देख लीजिए, विलियन के कौन कौन सांद्रता पद है। तो विलियन का जो पहला सांद्रता पद है इसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज मास के नाम से जानते हैं। जो दूसरा सांद्रता पद है इसका नाम है आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जो तीसरा सांद्रता पद है उसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज मास वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जो चौथा सांद्रता पद है पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसको इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीपीएम लिखते हैं। जो पांचवा सांद्रता पद है इसका नाम है मोलरता, मोलरता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। नेक्स्ट सांद्रता पद है इसका नाम है मोललता, मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। नेक्स्ट सांद्रता पद का नाम है मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रवाह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट सांद्रता पद का नाम है नॉर्मलता या सामान्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मालिटी। और लास्ट सांद्रता पद है फॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मा। बारी बारी से इन सभी सांद्रता पद को हम लोग पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला सांद्रता पद हम लोग पढ़ते हैं। उस सांद्रता पद का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। याद रखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परसेंटेज मास। सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन समझिए, द्रव्यमान प्रतिशत का डिफिनीशन कहता क्या है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का डिफिनीशन कहता है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को उस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी परिभाषा कहता है कि यदि आप कोई विलियन रखें और उस विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम विलियन में जितना विलेय मिला होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं कि चीनी और जल मिलाकर आप 100 ग्राम विलियन बनाए और 100 ग्राम विलियन में जो विलेय यानी चीनी लिए अगर 10 ग्राम लिए तो उस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण से और समझते हैं। मान लिए कि साधारण नमक और जल को मिलाकर आप विलियन बनाए और उस विलियन का द्रव्यमान आप कितना रखे हैं, 100 ग्राम रखें। तो 100 ग्राम विलियन में जितना आप साधारण नमक यानी विलेय मिलाए होइएगा, मान लेते हैं अगर 100 ग्राम उस साधारण नमक के जलीय विलयन में अगर 20 ग्राम साधारण नमक मिलाए होइएगा तो वही उसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगी। यानी द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा कहता है कि किसी विलयन के 100 ग्राम, किसी विलयन के 100 ग्राम में जितना विलेय का द्रव्यमान उपस्थित होगा वही उस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। जैसे चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां एक मान लेते हैं बीकर है। इस बीकर में चीनी और जल को मिलाकर विलयन बनाया गया और इस विलयन का जो द्रव्यमान लिया गया वह कितना ग्राम लिया गया, 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम विलयन में अगर मान लेते हैं कि चीनी यानी विलेय 10 ग्राम मिलाए तो परिभाषा यही कहता है कि 100 ग्राम विलयन में आप जितना ग्राम विलेय मिलाइएगा वही उसका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। यदि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय मिलाए तो इसका जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलेय मिलाते तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता, 15। और अगर 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलेय मिलाते तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाता, 20 हो जाता। याद रखिएगा, कहता है आगे के द्रव्यमान प्रतिशत को परसेंटेज W/W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे वह
हम लोग किसके सहायता से निकालेंगे, तो परिभाषा के सहायता से निकालेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आप कोई विलयन लिए, इस विलयन का द्रव्यमान 500 ग्राम है और इसमें आप कोई विलेय रखे हैं, इस विलेय का द्रव्यमान मान लेते हैं कि कितना ग्राम है, इस विलेय का द्रव्यमान मान लेते हैं 20 ग्राम। तो परिभाषा कहता है कि 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय का द्रव्यमान निकालिएगा वही उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो परिभाषा के अनुसार चले तो यहाँ पहले ध्यान दीजिए, अगर विलयन 500 ग्राम लिए, 500 ग्राम विलयन लिए तो उसमें विलेय कितना ग्राम है, 20 ग्राम विलेय है। तो यदि हम 1 ग्राम विलयन लेंगे तो विलेय कितना हो जाएगा, 20/500 ग्राम विलेय हो जाएगा। और परिभाषा कहता है हम विलेय तो निकालेंगे लेकिन कितना ग्राम विलयन में निकालेंगे, 100 ग्राम विलयन में। तो 100 ग्राम विलयन में कितना हो जाएगा विलेय, तो 20/500 गुना 100, यानी इतना ग्राम क्या हो जाएगा, विलेय आ जाएगा। और परिभाषा तो यही कहता है कि 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय निकालिएगा वही उसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा। और इस द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, परसेंटेज W/W से। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं परसेंटेज W/W। देखिए 20/500 गुने 100, 20 किसका मान है, तो 20 विलेय का द्रव्यमान है। 500 क्या है, तो 500 विलयन का द्रव्यमान है। गुना में क्या लिखे हैं, तो 100। तो परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बट्टा विलयन का द्रव्यमान और गुना कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। चलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और विस्तारित करते हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत परसेंटेज W/W जैसे का तैसे। ऊपर हम लोग लिख लेते हैं विलेय का द्रव्यमान। देखिए विलयन का द्रव्यमान डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट विलयन का द्रव्यमान क्वेश्चन में देता नहीं है। तो आप जानते हैं कि विलयन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान और या गुना में 100 जैसे का। तो याद रखिएगा यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का परसेंटेज W/W बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान गुना 100। तो चलिए इस पर एक आध न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यह जो न्यूमेरिकल है ये NCERT का न्यूमेरिकल है। पहले तो क्वेश्चन में आप यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में रखकर विलयन बनाया गया। तो कहता है कि बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना। चलिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है C6H6, और फिर जो दूसरा गिवन है 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है CCl4। देखिए सबसे पहले तो अगर दिया हुआ है तो इसमें पहचानेंगे कौन विलेय और कौन विलायक है। देखिए आपको पहचानना सिखाए हैं, विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा कम हो वह विलेय और विलयन में जिस कंपोनेंट्स की मात्रा अधिक हो वह विलायक। तो बेंजीन की मात्रा कम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा अधिक है, तो जरूर जो बेंजीन होगा वह किसका हो जाएगा, यानी विलेय के रूप में हो जाएगा, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा वह किसके रूप में हो जाएगा, तो विलायक के रूप में हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो हमको द्रव्यमान दिया था उसमें पहचान लिए विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता ही है द्रव्यमान प्रतिशत का, परसेंटेज W/W। ऊपर लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुना 100।
अब बस इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी परसेंटेज W/W जैसे का तैसे। विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो 22 ग्राम है। नीचे विलेय प्लस विलायक, विलेय 22 ग्राम है और विलायक 122 ग्राम है, और गुना कितना है, 100 है। जब सॉल्व कीजिएगा तो 22/144 और गुना कितना हो जाएगा, 100। कटाइएगा तो यह कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 11, या 2 से कितना हो जाएगा, 72। और कटाइएगा 4 से कितना हो जाएगा, 25 बार, और 4 से यह कितना हो जाएगा, 18। यानी सॉल्व कीजिएगा तो 11×5 = 55 और 11 दूना 22, 5 27 बट्टा 18। जब इसमें 275 में 18 से भाग दीजिएगा तो यह लगभग आएगा, अगर बात करेंगे तो यह आंसर लगभग आएगा 15.27%। अब देखिए यह जो द्रव्यमान प्रतिशत निकला वह किसका निकला, विलेय का निकला, क्योंकि परिभाषा ही बोला था, ध्यान रखिएगा कि यह जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा उस विलेय का होगा। अब जब विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत पता चल गया तो विलायक का निकालेंगे कैसे, तो बस इसमें 2 ही प्रकार के कंपोनेंट है। जब विलेय का यानी बेंजीन का पता चल गया तो विलायक का यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 100 में से क्या करेंगे, विलेय को यानी 15.27 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल हम लोग और इस प्रकार समझते हैं। देखिए इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हम लोग को क्या दिया था, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हम लोग को विलेय और विलायक का द्रव्यमान दिया था, और इसमें कहता है परसेंटेज W/W। इसका जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन, यानी क्वेश्चन में कहता है 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले तो अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन में परसेंटेज W/W दिया और तात्पर्य पूछा। तात्पर्य पूछने का अर्थ यही पूछा होगा कि विलयन में विलेय की मात्रा कितनी, विलायक की मात्रा कितनी और विलयन की मात्रा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो परसेंटेज W/W का यही फॉर्मूला होता है। परसेंटेज W/W बराबर पर जो द्रव्यमान लिखते हैं वह किसका लिखते हैं, विलेय का लिखते हैं। नीचे जो द्रव्यमान लिखते हैं वह किसका लिखते हैं, विलयन का लिखते हैं, और गुना कितना होता है, 100 होता है। यहाँ ध्यान दीजिए परसेंटेज W/W का वैल्यू कितना दिया, 10। 100 उधर गुना में तो इधर किस में आ जाएगा, भागा में, और उधर बच गया विलेय का द्रव्यमान और बटा किसका द्रव्यमान बच गया, विलयन का द्रव्यमान। अगर देखेंगे तो विलेय और विलयन के द्रव्यमान का अनुपात 10:100 है। अगर इसको आप 10 ग्राम मानिएगा तो जरूर विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। यानी अगर विलेय के द्रव्यमान को 10 ग्राम मानेंगे तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि दोनों का अनुपात 10 कितना है, 100 है। जब विलेय और विलयन निकल गया तो विलायक निकालना तो जानते ही हैं। अगर विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो विलयन में से विलेय को घटा देंगे, यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, 90 ग्राम। तो देखिए 10% W/W का अर्थ निकल गया कि 10 ग्राम विलेय है, 90 ग्राम विलायक, और विलयन कितना ग्राम है, 100 ग्राम। कहता है यह विलयन कैसा है, तो यह विलयन ग्लूकोज का जलीय विलयन है। ग्लूकोज का जलीय विलयन से तात्पर्य है कि विलयन जल के रूप में है, यानी ग्लूकोज कम मिला होगा, जल ज़्यादा मिला होगा। जो कम मिला होगा विलेय यानी 10 ग्राम ग्लूकोज, और जो ज़्यादा मिला होगा वह जल यानी 90 ग्राम जल। तो 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन से यही तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में मिलाकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया है, यही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सांद्रता पद की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सांद्रता पद है उसका नाम है आयतन प्रतिशत। यह सेम टू सेम द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा है। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, विलयन के 100 ग्राम में विलेय का द्रव्यमान था
आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा, तो परिभाषा कहता है कि किसी विलयन के 100 ml, ml देखिए आयतन की इकाई, में उपस्थित विलेय के आयतन को उस विलेय का आयतन प्रतिशत, यानी द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत दोनों का परिभाषा एक जैसा है। वहां द्रव्यमान की इकाई ग्राम यूज किए थे, यहाँ आयतन के रूप में मिलीलीटर यूज किए। वहां विलेय का द्रव्यमान उपस्थित होता था, यहाँ विलेय का आयतन। तो ठीक वैसे ही परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला भी बनेगा। वहां द्रव्यमान प्रतिशत को परसेंटेज W/W लिखते थे, यहाँ परसेंटेज आयतन प्रतिशत को परसेंटेज V/V लिखेंगे। फॉर्मूला यही हो जाएगा, आयतन प्रतिशत परसेंटेज V/V बराबर यहाँ जो आयतन है वह किसका आयतन है, विलेय का आयतन है, बट्टा जो नीचे आयतन है वह विलयन का आयतन है। विलयन के आयतन में विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन और गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी सेम टू सेम है, विलेय विलायक आप लोगों को पहचानने आता ही है, जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह। तो चलिए इस पर का न्यूमेरिकल सेम टू सेम जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का था वैसे ही न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है 20 ml एल्कोहल को 180 ml जल में मिलाकर विलयन तैयार किया गया है, यानी इसमें एल्कोहल कितना मिलीलीटर दे दिया, 20 ml, और जल कितना दे दिया, 180 ml। आप बताइए इसमें कौन विलेय का आयतन होगा, कौन विलायक का, तो जिसकी मात्रा कम वह विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वह विलायक। यानी जो एल्कोहल है वह आयतन तो है लेकिन वह किसका आयतन है, विलेय का आयतन है, और 180 ml यानी जल आयतन तो है लेकिन यह किसका आयतन है, विलायक का आयतन। तो विलेय और विलायक का आयतन तो हम लोग जान गए। देखिए फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, परसेंटेज V/V, ऊपर विलेय का आयतन यानी 20, नीचे विलयन का, विलयन कैसे निकालते हैं, तो विलेय और विलायक को जोड़ देते हैं और गुना कितना, 100। जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह 20 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 200, और गुना कितना हो जाएगा, 100। या 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 20 कितना बार में कटेगा, यानी आंसर कितना आ गया, 10%।